नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। प्रतीक यादव बीजेपी लीडर अपर्णा यादव के पति थे और पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक कलह की खबर भी निकलकर सामने आई थी। प्रतीक को आज यानी बुधवार सुबह करीब 6 बजे इलाज के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिछले कुछ वक्त से प्रतीक यादव बीमार चल रहे थे। कुछ हफ्ते पहले उन्हें लखनऊ के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। और जब उनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ तो उन्हें वापस घर ले जाया गया। और प्रतीक यादव की मौत के पीछे की वजह कौन सी बीमारी है, अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकल कर आई है। वहीं उनके अंतिम संस्कार की बात करें तो उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के पिपरा घाट पर होगा। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली से भी भरोसा उठ चुका है। ये बयान निकलकर सामने आया और इसीलिए मौजूदा गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन भी किया जाना है। वहीं मामले की सीबीआई जांच को लेकर भी महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार और साथ ही अहिल्याबाई नगर से धनंजय को कस्टडी में लिया गया है। धनंजय पर शुभम को पेपर देने का गंभीर आरोप है। वहीं राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम में BA-MS फर्स्ट ईयर के छात्र को हिरासत में ले लिया है। दरअसल एनटीए ने 12 मई को पेपर लीक के बाद से नीट परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी थी और इसके साथ ही एनटीए ने माना है कि गड़बड़ी हुई है। एग्जाम 3 मई को हुआ था, जिसमें 22 लाख से अधिक स्टूडेंट जो है वो शामिल हुए थे। वहीं निशु और SFI के बाद से ABVP के छात्र और कार्यकर्ता एनटीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% तक कर दी है। जारी इस आदेश के बाद से आज यानी 13 मई को सराफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव जो है 1.60 लाख रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2.87 लाख रुपए तक पहुंच गया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिका ईरान जंग के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट सेस लगाए हैं और इस तरह कुल प्रभावी टैक्स जो है 15% हो गया है। इसके पहले 2024 में बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की थी। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है और इससे पहले जब ड्यूटी कम की गई थी तब स्मगलिंग में कमी आई थी और ऐसे में सोने के भाव जो है 9,000 और चांदी जो है 18,000 महंगे हुए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी में ये बढ़ोतरी की गई है। पीएम मोदी ने 3 दिन पहले सोना ना खरीदने को लेकर अपील की थी, जिसके बाद से सोने और चांदी के भाव जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही कस्टम ड्यूटी जो है उसको बढ़ाया गया है। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट सेस पर लगाया है। सोने और चांदी के भाव जो हैं वो बढ़ गए हैं। 9,000 सोना महंगा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले ही सोना ना खरीदने की अपील की थी और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर है रमेश ठाकुर जी। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और जिसके बाद से अब महंगाई जो है वो चरम पर है। सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं। सर नहीं, देखिए, मुझे लगता है उनके बयान को लोगों ने हाथों हाथ लिया है और लेकिन इसका असर मुझे लग रहा व्यापारिक वर्ग पे सबसे ज्यादा पड़ा है। क्योंकि अगर उन्होंने आम जनता से अगर इस आह्वान करा है कि आप कम पेट्रोल खर्च करो, सोना चांदी मत खरीदो, तो आम जनता ने तो चलो मान लिया कि नहीं करेंगे, लेकिन उनका क्या होगा? जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करने के लिए बैठेंगे, भाई हम जब खरीदने जाएंगे तभी तो उनका दुकान चलेगा। दुकान चलेगी तो उनका पेट भरेगा, उनके बच्चों के लिए खाना जाएगा।
अब उनकी दुकानें पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। और यही है, मुझे लगता है कि इस बात का विरोध दिल्ली में भी आज हो रहा है, लखनऊ में भी कई जगह व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई एकदम से अगर आप एक वर्ग के लिए उनका धंधा ही चौपट करवा दोगे तो कैसे चलेगा। और दूसरी बात है, अगर टोटल ओवरऑल जीडीपी में अगर आप देखो तो सोना और ये जो बाहरी मुद्रा इसका बहुत बड़ा भाग कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो अगर इस तरीके की चीजें रही तो मुझे लगता है कि चीजें स्थितियां बिगड़ सकती हैं, और जिसकी तस्वीरें हम लोग देख भी रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में सर आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनको लगता है कि भाई ठीक है, और वैसे भी जो सोना चांदी की आज जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। बिल्कुल। और उनका ऐसा तो नहीं भाई सोना खरीदेगा तभी उसके घर का चूल्हा जलेगा, उससे ही खाना खाएगा। अब सोना घर में रखा होता है उसको पेट में थोड़ी डाल लेगा, अब उसके नहीं खरीदेगा वो, प्रधानमंत्री की पूरी तरीके से बात मान लेगा, तो आम आदमी पे इसका असर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं सर, तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, जीडीपी पे इसका असर पड़ेगा, माकूल इसका असर पड़ेगा, और उसकी तस्वीरें हम लोग देख भी रहे हैं। बिल्कुल। एक बड़ा वर्ग इससे सराफा मार्केट जिसको कहते हैं वो इससे जुड़ा हुआ है, और जिसकी दैनिक कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ती हैं कि भाई आज सुबह सोने का दाम क्या है, कल को क्या हो जाएगा। तो उसमें अगर जब सोना बिकता है तो आप अनुमान लगा लो, मतलब टनों से सोना बिकता है एक बार पूरे भारत में। अब उसका जीएसटी टैक्सेस के रूप में सरकार के खजाने में कितना पैसा जाएगा, बहुत सारा पैसा जाता है। इसमें सरकार को भी नुकसान हो रहा है, जब सरकार का नुकसान हो रहा है तो जीडीपी को भी नुकसान हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था जो है इसमें चरमराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। ऐसे में कस्टम ड्यूटी पर भी जो है 15% का असर देखने को मिल रहा है, उसको भी बढ़ा दिया गया है, तो सर इसका क्या असर पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी जो बढ़ी हुई है? देखिए, कस्टम ड्यूटी मैंने बताया सारे टैक्सेस को मिला के, तो इसमें कोई एक वर्ग ऐसा नहीं जो इससे छूता हो। भाई कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का मतलब है क्या होता है, उससे भाई एक जो चीज 10 रुपए की मिलती है फिर 15 रुपए की मिल जाएगी है, और उसके बाद में फिर आम जनता तो फिर और बचेगी उससे लेने के लिए कि भाई नहीं इतना महंगा हो गया, पहले से चीजें महंगी, उसके बाद में बढ़ी हुई महंगाई पे हम क्यों जाए। तो उससे बेटर यही होगा कि आम जनता हाथ रख के बैठ जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सोने के बिना उनका काम नहीं चलेगा, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। आम जनता पे इसका ज्यादा अनुकूल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर जो पड़ रहा है वो व्यापारियों को पड़ रहा है, सराफा मार्केट पे पड़ रहा है, और इंटरनेशनल जो मार्केट हमसे जुड़ी हुई है आयात निर्यात में, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है। बिल्कुल। ऐसे में सर अभी आपने बताया कि सराफा व्यापारी भी जो हैं वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि विदेश में ना घूमने जाएं, सोना चांदी ना खरीदें, ईंधन की खपत है वो ज्यादा करें। नहीं, देखो इसमें क्या है, देखो सराफा जितने व्यापारी हैं इस बयान के बाद में नाखुश है, दिक्कत उनको महसूस हो रही है, और उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया। अब आपने सोशल मीडिया पर अगर देखा होगा तो तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई एक किसी दुकान का नाम या शॉप का नाम सराफा करके है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो झालमुड़ी लिख रहे हैं, वो चुनाव से जोड़ रहे हैं। जो बंगाल में जब प्रधानमंत्री जब जाते हैं झालमुड़ी खाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा भैया अगर हम सोना चांदी नहीं बेचेंगे तो क्या झालमुड़ी बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारत है, तरह तरीके की चीजें इसमें उपहास भी उड़ाया जाता है, मजाकिया लहजे में सब चीजें चल रही है। ठीक है सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही लाउडस्पीकर के नियमों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल, पूजा या सार्वजनिक कार्यक्रम में हाई कोर्ट के मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज की निगरानी करे। अगर कहीं भी निर्धारित डेसिबल से ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजता है तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा है कि ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर कोई अन्य धार्मिक आयोजन हो। ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानूनों का पालन हर हाल में करना होगा। राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।
वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उन्होंने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे और भवानीपुर विधानसभा सीट को अपने पास रखेंगे। 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने 2 सीटें नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ा था और दोनों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। भवानीपुर में उन्होंने टीएमसी प्रमुख और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में हराकर बड़ा उलटफेर किया था। वहीं नंदीग्राम में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। संवैधानिक नियमों के तहत एक व्यक्ति 2 सीटों पर विधायक नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से उन्हें 1 सीट का चुनाव करना था। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर को अपनी प्राथमिकता बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी डिस्चार्ज हो गई हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सामने आया कि सोनिया गांधी को एक छोटी सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया था और इसी साल मार्च में भी सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। तब वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट हुई थी। गुरुग्राम के मेदांत से अभी उनकी सर्जरी की डिटेल सामने नहीं आई है। बता दें कि सुबह सामने आया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को अस्पताल ले जाया गया था। उन्हें गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि उनकी माइनिंग सर्जरी होनी थी और फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। सामने आया कि वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंची हुई थी। फिलहाल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उनकी तनख्वाह जल्द ही बढ़ने वाली है। सरकार ने 2% डीए बढ़ा दिया है और ये बड़ा फैसला सम्राट कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से सम्राट कैबिनेट की ये पहली बैठक थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें डीए बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का डीए जो है 58% से बढ़कर 60% कर दिया गया है। सम्राट कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। सरकार ने इस फैसले से करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। ऐसे में डीए बढ़ने से न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशन भी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब जो है 58% की जगह अब 60% डीए मिलेगा। वहीं 6ठे वेतन आयोग में वेतन पेंशन पा रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब जो है वो भत्ता जो है अब बढ़कर मिलेगा। 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन पा रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से वहीं तमिलनाडु विधानसभा में विजय सरकार ने फ्लोर टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। सदन में वोटिंग के वक्त 172 विधायक मौजूद रहे और टीवीके के समर्थन में 144 वोट डाले गए। ऐसे में 234 सदस्य विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। विजय जो है त्रिची ईस्ट और पेरम्बू से सीटें जीते थे और सीएम बनने के बाद उन्होंने पेबूर से इस्तीफा दे दिया है। तिरुपतूर के विधायक श्रीनिवासन सेतुपति 1 वोट से जीते थे। मामला जो है मद्रास हाईकोर्ट में होने की वजह से उन्हें वोट डालने के लिए मंजूरी नहीं मिली और इस तहत सदन में विधायकों की संख्या 232 रह गई। टीवीके को 47 विधायकों वाली एडीए डीएमके के 25 बागी विधायकों के अलावा कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम, बीसीके, आईयूएमएल और साथ ही एएमएमके से बागी विधायकों ने समर्थन किया है। विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 22 वोट पड़े जो कि एआईएडीएमके के बचे हुए विधायकों के रहे और ऐसे में इस दौरान 5 विधायक जो है न्यूट्रल रहे। स्पीकर ने वोट नहीं डाला। वहीं तमिलनाडु में सरकार बनने के बाद से लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है, कभी सरकार को लेकर तो कभी फ्लोर टेस्ट को लेकर और अब एक्टर विजय ने अपने ही फैसले को एक बड़ा झटका दे दिया है। थलपति विजय ने फ्लोर टेस्ट पास करते ही बड़ा यू टर्न लिया है। विजय ने अपने ज्योतिष को ओएसडी के पद से हटा दिया है। टीवीके सरकार ने सीएम विजय के ज्योतिष राधन पंडित को ओएसडी के रूप में नियुक्ति जो है की थी, जिसके बाद से 24 घंटे के भीतर ही उन्हें पद से हटा दिया गया है और कल ही उनकी विजय की टीवीके सरकार ने उन्हें नियुक्ति की थी। दरअसल थलापति विजय की सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा था। विपक्ष और सहयोगियों के विरोध के बाद ही विजय सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया।
टीवी के सरकार बनने के बाद से विजय ने ज्योतिषराधन पंडित को मुख्यमंत्री के लिए विशेष कार्य अधिकार के पद पर पदोन्नत किया था और ये वही ज्योतिष हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में विजय की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने सरकारी स्कूल के एक शिक्षक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जैसे मोहम्मद के आतंकियों को पनाह खाना और दूसरी मदद देने का आरोप है। गिरफ्तार शिक्षक की पहचान मशकूर अहमद के रूप में हुई है। इसके साथ ही उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में आतंकियों के पूरी तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे और ये मामला 4 फरवरी 2026 का है, जहां पर एनकाउंटर से ये जुड़ा हुआ है जिसमें आतंकी आदिल मारा गया था। किश्तवाड़ के एसएसपी नरेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गहन जांच और सटीक ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने इसे स्कूल टीचर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है और कुल मिलाकर 85.20% स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं और ये पिछले साल से 3% कम है और ऐसे में वो 17,113 बच्चों ने जो है 95% से ज़्यादा स्कोर किया है और इस बार 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक 12वीं का एग्जाम हुआ था। कॉपियां जो हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत चेक की गई हैं और इसके साथ ही कैंडिडेट जो हैं cbse.government.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट के मोबाइल में इंटरनेट ना हो तो वो सर्वर डाउन हो तो सब्जेक्ट वाइज अंक जानने के लिए वो एसएमएस भेजकर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन स्कोर कार्ड मान्य नहीं होगा। हालांकि छात्रों के लिए स्कूल में ओरिजिनल मार्कशीट लेना जरूरी होगा। सीबीएसई बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती है। इसके अलावा रिजल्ट में कोई भी टॉपर घोषित नहीं किया गया है। बोर्ड सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं को ये निर्देश देता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल या जिले के टॉपर घोषित ना करें। आईपीएल 2026 का मैच जो है आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला जो है शाम को 7:30 पर शुरू होगा, जहां पर दोनों टीमों का मुकाबला देखने को मिलेगा। आरसीबी जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, जबकि कोलकाता के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत जरूरी है। बेंगलुरु 14 पॉइंट के साथ टेबल में टॉप पर है। दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मैच हुए हैं। बेंगलुरु ने 15 और कोलकाता ने 20 मैच जीते हैं। पिछले सीजन दोनों के बीच खेला गया मुकाबला बेंगलुरु ने जीता था और इस सीजन में दोनों टीमें जो है पहली बार आमने सामने होंगी। बेंगलुरु की टीम भले ही टेबल में टॉप पर है, लेकिन पिछले मैच में उसकी बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक कहीं ज़्यादा अच्छी नहीं रही और ऐसे में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो है आरसीबी को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा था। टीम की जीत दिलाने में कुणाल पांडे का अर्धशतक और आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार का सिक्सर अहम रहा था। वहीं सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग की घटना जो है वो निकलकर सामने आई है और इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि यह घटना हरियाणा के गोदार गांव में हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बिश्नोई और आरजू बिश्नोई के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें इस वारदात का दावा किया गया है। हालांकि हम इस सोशल मीडिया खबर की पुष्टि फिलहाल नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरुप्रताप के घर पर आज जो ऑस्ट्रेलिया मेड हथियार से गोलियां चलाई गई हैं वो बिश्नोई और उनके भाई आरजू बिश्नोई और हरी बक्सर की ओर से चलाई गई हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि सिंगर दिलजीत दोसांझ, उनके मैनेजर सोनाली और साथ ही गुरुप्रताप को पहले ही एक संदेश भेजा गया था। दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों द्वारा लड़कियों के शोषण और तथा कथित फर्जी शो के जरिए सामूहिक रूप से उनका फायदा उठाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर चेतावनी भी दी गई थी। वहीं अमरोहा सदर तहसील में बुधवार को अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जहां पर तहसीलदार के खिलाफ तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने सदर तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील परिषद में जमकर हंगामा काटा। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार नियमित रूप से अपने कार्यालय में नहीं बैठते, जिससे लोगों की जरूरी काम और मुकदमों में जुड़ी फाइलें लंबे समय तक लंबित रहती हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद भी व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक अधिवक्ता के साथ
अभद्र व्यवहार किया गया है और कथित तौर पर धक्का देकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया है और इस घटना के बाद से अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी फैल गई है। उन्होंने तहसील परिषद में धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर अधिकारियों का यही रवैया रहा तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील में आम जनता और वकीलों की फाइलें अनावश्यक रूप से लटकाई जा रही हैं, जिससे लोगों की लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते विरोध और हंगामे के बीच तहसीलदार ने अधिवक्ताओं से माफी मांगी और इसके बाद से मामला कुछ शांत हुआ, लेकिन अधिवक्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो लंबित मामलों का समाधान नहीं किया गया तो आगे और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसको लेकर हमारी वार्ता हुई तहसीलदार साहब से, तो तहसीलदार काफ़ी देर वार्ता होने के बाद, क्योंकि उन्होंने हमारे मुंशी और हमारे टाइपिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उसके लिए हम धरने पे बैठे थे और लास्ट में उन्होंने जो है सब वार्ता होने के बाद कहा कि मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं और आइंदा आगे से कोई गलती नहीं होगी। इसलिए जो है धरने को हमने समाप्त किया, क्योंकि हमारी लड़ाई मान सम्मान की है। तहसीलदार साहब जब से हमारे बीच आए हैं तब से अधिवक्ताओं को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं और कार्य प्रणाली भी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम नाम है मेरा। क्या हुआ था भैया आपके? सर हमारे साथ ये हुआ था कि रात के लगभग 7:30 बजे का समय है और तहसीलदार साहब के ऑफिस में हम गए थे। मैं और महेंद्र भाई दोनों साथ हम एक पेपर पर साइन कराने गए थे जो सहकाते रद्दार के रूप में दर्ज होना था। तो तहसीलदार साहब ने काफ़ी बदतमीजी से हमारे सामने पेश आए वो, और उन्होंने बोला कि ये कोई समय नहीं है इस टाइम आने का, 8 बजे तक कोई काम नहीं होता है, 5 तक समय होता है और आप हमारे मेहमान हो, बैठो वगैरह। और फिर गार्ड को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये बाहर नहीं निकलने चाहिए, धक्के मार के इनको अंदर करना, अगर बाहर ही निकल गए तो तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। मतलब कुल मिला के ये है कि बड़े गलत शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। धक्के मारने के लिए भी कहा है कि धक्के मार के इनको अंदर करो और उल्टी सीधी लैंग्वेज का प्रयोग किया है। तो ये तहसीलदार साहब ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जो कि बड़ा। वहीं यूपी के बहराइच में मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली। दोपहर के बाद पहले धूप भरी तेज आंधी और साथ ही झमाझम बारिश भी शुरू हुई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी। दिन भर तेज धूप और गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली और जैसे ही मौसम बदला शहरवासियों के चेहरे खिल उठे और लोगों ने सुहाने मौसम का जमकर आनंद लिया। हल्की से मध्यम बारिश के चलते जिले के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। बाजारों और सड़कों पर मौसम का मजा लेते लोगों की भीड़ नजर आई है। वहीं बच्चों ने भी बारिश में भीगकर खूब मस्ती की। बारिश के बाद से वातावरण में ठंडक बढ़ गई और लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत लोगों को महसूस हुई। वहीं 2 युवकों को नहर में डूबने से दर्दनाक मौत की खबर निकलकर सामने आई है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि मृतक के परिवार में कोहराम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बुधवार दोपहर बाइक से घर से घूमने के लिए निकले हुए थे, लेकिन देर रात तक वो वापस घर नहीं लौटे, जिसके बाद से परिजनों और रिश्तेदारों ने उनकी काफी तलाशी की, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। खोजबीन के दौरान पास में दोनों युवकों की बाइक और कपड़े मिले, जिसके बाद से परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद से परिजनों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू की गई और काफी मशक्कत के बाद से गोताखोरों ने दोनों युवकों का शव पानी से बाहर निकाला। वहीं परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।